Jai Hind, myself Priya, and today we discuss about the topic of price elasticity of demand as well as calculation of elasticity of demand. So first we deal about what do you mean by the price elasticity of demand and then we talk about the calculation of price elasticity of demand. That means हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे. तो फर्स्ट आता है कि elasticity of demand होता क्या है. तो elasticity of demand means the percentage change in quantity of a demand in respect to percentage change in price. यानी हमारी elasticity of demand में मतलब elasticity यानी कितनी चेंजेस आई है, यानी अगर आप डिमांड कर रहे हो किसी भी गुड्स के तो उसमें कितने चेंजेस आए हैं, कितने परसेंटेज की चेंजेस आई है, तो इसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. तो आपका फॉर्मूला होता है, कभी कभी एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड, यानी हमारे डिमांड में कितना चेंजेस हुआ, ठीक है, और उसके प्राइस में कितना चेंजेस हुआ. जाहिर सी बात है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड बताया था, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था कि law of demand it is the inverse relationship between the price and quantity of a commodity, because when the price increase the quantity of a commodity must be decreased. यानी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा. डिमांड में हमने ये पढ़ा था कि प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को हम लोग मेज़र करेंगे, ठीक है, यानी हम लोग प्राइस में एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी में जब हम लोग मेज़र करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, यानी उसकी मांग जो होती है वो कम हो जाती है. सेम अगर आप सप्लाई में, अगर आपको चैप्टर याद होगा तो लॉ ऑफ सप्लाई में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ सप्लाई इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, बिकॉज व्हेन द प्राइस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी इंक्रीज. दैट मीन्स द सप्लायर क्या होता है कि प्राइस बढ़ने पे वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है, ठीक है. जैसे डिमांड जो होता है, अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को अगर आप देखोगे तो वो हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. सेम एज अगर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को देखेंगे, यानी लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी कंज्यूमर की क्या मांग है ना. और अगर हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई देखते हैं तो वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है, कि प्रोड्यूसर क्या चाहता है. तो जाहिर सी बात है कि जितना प्राइस बढ़ेगा कंज्यूमर जो है वो उतना चीज़ों को कम खरीदना पसंद करेगा, है ना. और सप्लायर क्या करेगा, यानी प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस चीज़ को उतना ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा. तो इन दैट केस में जहाँ पे पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं. दैट मीन्स जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करती है मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है. एग्जामिनर कभी कभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स के नाम से दे देते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम्स के नाम से दे देते हैं. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स मीन्स व्हेन द कंज्यूमर गेट सेटिस्फाइड, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स. एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम्स मीन्स व्हेन द प्रोड्यूसर गेट सेटिस्फाइड, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम्स. तो इस चैप्टर में जनरली हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट, यानी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट क्या होता है. तो जाहिर सी बात है, मैंने जस्ट आपको बताया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड, यानी हमारी डिमांड में क्या चेंजेस हो रही है, उसके बाई में यानी बट्टे में हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में क्या चेंजेस है, उन दोनों को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, फिर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है. वेरिएशन, यानी अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो तो इसमें वेरिएशंस कितने तरह के आते हैं. तो जाहिर सी बात है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, और नेक्स्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स व्हेन द डिमांड आर चेंज ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, यानी हमारी इलास्टिसिटी में जब चेंज होते हैं प्राइस के चेंज होने के कारण, यानी किसी की प्राइस बढ़ जाती है और किसी की प्राइस घट जाती है, तो जब चेंजेस आते हैं डिमांड में, जब चेंजेस आते हैं उनको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है किसी अपोजिशंस प्रोडक्ट का फूड, यानी कोई फूड, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक ए प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, उसकी प्राइस कांस्टेंट है लेकिन उसके कंपेयर में बी की प्राइस घट जा रही है, तो इन दैट केस जो पर्सन है वो जो क्या हो जाएंगे, बी को परचेस करेंगे. तो ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है. तो इन दैट केस वी कैन से दैट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फिर आती है आपकी थर्ड आती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स आपकी प्राइस कांस्टेंट है बट आपकी इनकम इंक्रीज हो जा रही है. तो जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है आप प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा परचेस करोगे, है ना.
तो उसमें भी चेंजेस आते हैं, डिमांड में चेंजेस आएंगे, तो ये होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जामिनर आपसे पूछ देते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज वेल एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोगों को रूट वर्ड से पकड़ना है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी यानी प्राइस के कारण चेंजेस, क्रॉस इलास्टिसिटी क्रॉस यानी क्रॉस प्रोडक्ट के कारण चेंजेस, और इनकम इलास्टिसिटी यानी इनकम के कारण जब चेंजेस हो रहे हैं डिमांड में, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फार्मूला डिराइव, अगर आप फार्मूला डिराइव के बेसिस पे देखोगे तो जाहिर सी बात है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड निकालने के लिए यानी डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 करते हैं। सिमिलरली अगर आप प्राइस निकालोगे तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 करोगे, और चेंज इन प्राइस यानी डेल्टा पी निकालने के लिए P1 माइनस पी। सिमिलरली अगर डेल्टा क्यू निकालना है तो Q1 माइनस क्यू करेंगे हम लोग। अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो Q इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी और डिमांड कहते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड, P1 इज इक्वल टू न्यू प्राइस जबकि Q1 इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड, P इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस जबकि डेल्टा P इज इक्वल टू चेंज प्राइस टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फर्स्ट जो आता है वो हमारा परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारी प्राइस कांस्टेंट होती है जबकि डिमांड हमारा क्या होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, कभी वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है तो कभी वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ देते हैं कि कौन किसके पैरेलल होता है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा डी पॉइंट होता है यानी हमारी प्राइस की जो लाइन होती है वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना। तो ये आता है हमारा परफेक्टली इलास्टिसिटी। तो बस आपको माइंड में इतना रखना है कि परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्राइस की लाइन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, हमारी डिमांड जो होती है वो हमारी शिफ्ट करती है, या तो राइट वर्ड शिफ्ट करेगी या तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगी। ठीक है, लेकिन हमारी प्राइस जो होती है वो कांस्टेंट होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा कि हमारी प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को परचेस कर रहे हो तो उसकी प्राइस कांस्टेंट है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा करोगे। तो ये हमारा परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोला गया है कि जहाँ पे प्राइस हमारी चेंज होती है बट डिमांड हमारी कांस्टेंट होती है, ये हमारा परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे डिफरेंसेस पूछ देते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंसेस है प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो फर्स्ट चेंजेस होते हैं कि हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारी जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट होती है जबकि डिमांड चेंज होता है। जैसे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा था, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारी जो डिमांड जो होती है वो कांस्टेंट होती है लेकिन हमारी प्राइस जो होती है वो चेंज होती है। सिमिलर हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा है। फिर आता है कि पैरेलल लाइन, एग्जामिनर आपसे पूछ देते हैं कौन किसके पैरेलल है। तो परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर आप देखोगे तो हमारा डी लाइन जो है यानी पैरेलल लाइन यानी पी जो है वो हमारे पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जबकि हमारा अगर आप परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आप देखोगे तो जो डी लाइन है वो पैरेलल है वाई एक्स एक्सिस के। नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बोला गया है कि जहाँ पे प्राइस हमारी थोड़ी सी चेंजेस होती है यानी प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। जस्ट लाइक आपका गोल्ड में अगर थोड़ी भी चेंजेस होती है तो उसकी डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो हमारा हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बोला गया है कि जहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है, यानी प्राइस हमारा बहुत ज़्यादा चेंज होता है लेकिन डिमांड में हमारी कम चेंजेस होती है, उसको हम लोग लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जितनी मेरी प्राइस में चेंजेस हैं उतनी ही मेरे डिमांड में चेंजेस होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम लोगों ने परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने देखा। एग्जामिनर 1 बाय 1 पूछ देते हैं कि आपका परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, या हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, या लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, या फिर यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ऐसे कौन कौन सा फैक्टर होते हैं जो कि हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है नेचर ऑफ अ कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिटी की नेचर है यानी गुड्स किस तरह का है ना, ये फूड है या फिर ग्रेन है या वेजिटेबल है, किस तरह का फूड है ना, यानी किस तरह की गुड्स है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि उसके इलास्टिसिटी में क्या चेंजेस होंगे। फिर आता है एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट। एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट मीन्स यानी आप अगर जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसकी सब्स्टिट्यूट पावर है कि नहीं। अगर उसकी सब्स्टिट्यूट पावर है तो जाहिर सी बात है वो इफेक्ट करेगी, अगर उसकी सब्स्टिट्यूट की पावर नहीं है तो वो इफेक्ट नहीं करेगी। जस्ट
आपका एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट बोले तो यानी जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्या एबिलिटी है, यानी उसकी सब्स्टिट्यूट पावर की क्या एबिलिटी है, यानी जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उस प्रोडक्ट की क्या सब्स्टिट्यूट वैल्यू है। अगर वो प्रोडक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट बेस पे रिप्लेस हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी इलास्टिसिटी में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ कॉल्ड एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उसकी एबिलिटी क्या है, यानी उसकी सब्स्टिट्यूट की एबिलिटी क्या है। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अगर उसके जगह कोई प्रोडक्ट को हम लोग रिप्लेस कर सकते तो जाहिर सी बात है उसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इफेक्ट होगा। थर्ड आता है इनकम लेवल जो है वो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इफेक्ट करता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, या फिर मेरी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट यानी मार्केट में जाके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा करेंगे, है ना, तो जाहिर सी बात है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, वो इफेक्ट होता है। आता है नंबर ऑफ़ यूज़र मतलब उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कितने बंदे हैं। अगर ज़्यादा हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज़्यादा इफेक्ट आएगा, अगर कम है तो कम इफेक्ट आएगा। फिर आता है टाइम पीरियड। जाहिर सी बात है टाइम पीरियड भी जो आता है वो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इफेक्ट करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर विंटर का टाइम है तो उस टाइम वुलन क्लॉथ जो है वो ज़्यादा लिया जाता है कंपैरिजन टू कॉटन क्लॉथ से, है ना। बट सिमिलरली अगर समर सीजन में अगर आप देखोगे तो कॉटन क्लॉथ की डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है वुलन क्लॉथ से, है ना, यानी वुलन क्लॉथ तो लेता ही नहीं है कोई। तो इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होती है ना वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इफेक्ट करती है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप कॉटन क्लॉथ का देखोगे तो अगर आप विंटर में कॉटन क्लॉथ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम होती है ना, ना के बराबर होती है, वो होती नहीं है। तो उस टाइम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है कॉटन क्लॉथ्स की जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। सिमिलरली अगर आप विंटर सीजन में यानी समर सीजन में अगर आप विंटर क्लॉथ्स की डिमांड देखोगे, अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आप देखोगे प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, कम